वेलकम एवरीवन। हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर में सॉल्व कर रहे थे अपना पेपर, जिसको हमने हाफ कंप्लीट किया है। तो वो हमारा पेपर कहाँ का था? वो था छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में हम लोग 16 वाला पेपर कर रहे हैं, 2016 का पेपर, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 28 सितंबर को। ठीक है, तो इसमें हमने कितनी क्वेश्चंस को कंप्लीट किया? 50। आज हमें 50 जो रह गए हैं वो वाले करने हैं, और इसी के साथ हम ये वाला पेपर कर लेंगे कंप्लीट। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू है, इट मीन्स 51 से शुरू है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो पहला हमारा आज का क्वेश्चन कह रहा है, मर्टन द्वारा प्रस्तावित कार्यात्मक विकल्पों का अर्थ है। दो जो फंक्शनल अल्टरनेटिव की उन्होंने बात करी है, उसका क्या मतलब है? एक कार्य को अन्य कार्य से बदला जा सकता है, एक कार्य में एक से अधिक सामाजिक रूप शामिल हो सकते हैं। तो अगर आप सोचो, क्या एक कार्य को अन्य कार्य से बदला जा सकता है? जैसे मान लीजिए आपको कोई विश करना है किसी से, तो आप क्या करोगे? क्या उसको बिना करे, या आप सोचोगे कि हम विश ना करें और हम ऐसे ही निकल जाएं, कोई और कर लेगा, तो क्या उसको बदल सकते हो? इट मीन्स उसको बदल नहीं सकते हो। लेकिन एक कार्य में एक से अधिक सामाजिक रूप शामिल हो सकते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए विश करना है, तो आपको करना है नमस्ते, लेकिन नमस्ते आप ना करके वहाँ पे आप करते हैं गुड मॉर्निंग। तो इसका मतलब हो गया कि आपने इसको दूसरे रूप में कर लिया। लेकिन आप ये नहीं है कि बिना विश करे ही वहाँ से निकल जाओ, तो बदल नहीं सकते हो, लेकिन उसमें उसके रूप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। आप पैर छू लो, नमस्ते कर लो, गुड मॉर्निंग कर लो, कुछ भी कर लो। तो जो सेकंड वाला है वो तो सही है, लेकिन जो फर्स्ट है वो वाला गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको गलत है वो वाला बताना है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा कथन गलत है। समूह जिनमें प्रतिष्ठा प्रदान करने की क्षमता होती है उन्हें संदर्भ समूह के रूप में चुना जाता है। तो जिसमें प्रतिष्ठा प्रदान करने की क्षमता होगी उसे क्या कहेंगे? संदर्भ समूह। सामान्य तौर पर एक समूह में आइसोलेट्स के पास संदर्भ समूह होने की संभावना है। तो बिल्कुल करेक्ट है, जो एक समूह में आइसोलेशन के रूप में है वो संदर्भ समूह होने की संभावना उसमें होती है। स्थायी समूह बेहतर संदर्भ समूह के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो स्थायी समूह क्या करते हैं? बेहतर संदर्भ समूह के लिए प्रदान किए जाते हैं। प्रतिष्ठा की हानि के लिए क्षमता वाले समूह भी संदर्भ समूह हो सकते हैं। तो ये भी संदर्भ समूह हो सकते हैं। संदर्भ समूह केवल खुले आधुनिक समाजों में ही संभव है। तो यहाँ खुद ही इन्होंने लिख दिया है केवल। तो केवल खुले समाजों में यानी मॉडर्न सोसाइटी में ही संभव है, ये ज़रूरी नहीं है। रेफरेंस तो कहीं भी हो सकता है, रेफरेंस ग्रुप जो भी आपको जहाँ जो चीज़ अच्छी लग जाए, ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि हम मॉडर्न सोसाइटी में ही रहकर अच्छी चीज़ें सीखेंगे। आप एंशिएंट चीज़ें में कुछ इतनी सोसाइटी में इतनी अच्छी चीज़ें होती थी जो आज भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये संभव वहीं केवल नहीं है, इसलिए ये वाला कथन गलत है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 5 करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कौन सी नहीं है? तो आपको जो नहीं है वो बतानी है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये सारी एक साथ आती हैं विशेषताएं, जिसमें यूनिवर्सलिज्म होता है, कम्युनलिज्म होता है, डिसइंटरेस्टेडनेस होता है, और ऑर्गेनाइज स्केप्टिसिज्म होता है। ये तो विज्ञान की सारी ही विशेषताएं हैं। लेकिन टेलियोलॉजी या प्रयोजनवाद जो है वो इस साइंस की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन 2 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको बताना है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर के द्वारा नहीं लिखी है? तो जो अलेक्जेंडर हैं उन्होंने कौन सी बुक नहीं लिखी है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी जो बुक है वो किसकी है? अलेक्जेंडर की है। न्यू फंक्शनलिज्म तो अलेक्जेंडर की पता ही है। मल्टी डायमेंशनल सोशियोलॉजी जो बुक है वो मल्टी डायमेंशनल सोशियोलॉजी बुक अलेक्जेंडर की नहीं है, ये वाली बुक है एडम पोडगोर्की की। एडम पोडगोर्की एंड मारिया
लॉस इनकी बुक है, जो कि पब्लिश हुई है 1979 को। तो ये बुक अलेक्जेंडर द्वारा नहीं लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? एडम पॉडगोर्की एंड मारिया लॉस के द्वारा लिखी गई है। तो ये बुक भी इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। तो अगर आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बुक किसकी है, ठीक है। उसके बाद एक्शन एंड इट्स इन्वायरमेंट तो पता ही है अलेक्जेंडर की, और अलेक्जेंडर को मैंने अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं। अगर आपके कोई भी अलेक्जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस गलत होते हैं या बुक्स, और मैंने इनकी सारी ही डिफरेंट बुक्स बताई हैं, जहाँ ये सभी मैंने कंप्लीट की हैं, और इसी के साथ साथ कुछ और नई बुक्स भी ऐड ऑन की हैं। तो न्यू फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड भी इनकी बुक है। तो ये सारी ही इनकी बुक्स हैं, लेकिन ये वाली बुक इनकी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं उसमें क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन से अभिव्यक्तिशील कार्य के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो यानी इसमें ये पूछ रहा है कौन कौन से नहीं आते हैं, वो आपको बताने हैं। तो चलो देख लेते हैं कि कौन सा नहीं आता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ये तो बहुत बार आ चुका है। तो अगर हम लोग बात करें हैबरमास की, तो हैबरमास ने जो एक्शन के टाइप्स बताए हैं उसमें हम लोग देखते हैं कौन सा आता है, जिसमें टेलियोलॉजिकल एक्शन तो आपको मिल ही जाएगा। टेलियोलॉजिकल एक्शन तो पहले ही नंबर पे होता है, और उसके बाद नॉर्मेटिव एक्शन होता है, देन होता है ड्रामाटाजिकल, और फिर कम्युनिकेटिव एक्शन, जिसको हम TNDC ट्रिक बना के लर्न कर सकते हैं। T से टेलियोलॉजिकल, और N से नॉर्मेटिव, D से ड्रामाटाजिकल, और C से कम्युनिकेटिव। तो इसलिए मैंने इंग्लिश को भी साथ में लेकर रखा, ताकि आप इस ट्रिक के माध्यम से इसको लर्न कर सकें। इन्होंने ये 4 टाइप्स बताए हैं, और इसमें जो परिवर्तनकारी है या कोई भी दे सकते हैं वो, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इसलिए आपको नहीं ढूंढने के लिए क्या आता है वो पता होना चाहिए। तो ये आता है इनके एक्शन के अंदर हैबरमास के अकॉर्डिंग, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये सारे हैं। चलिए नेक्स्ट कौन सा है? संवाद किसके द्वारा गठित नहीं किया जाता है? तो संवाद जो है वो किसके द्वारा गठित नहीं किया जाता है, वो आपको बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? डिस्कोर्स जो होता है उसमें क्या नहीं होता है? उसमें आइडिया होगा, उसमें फ्रीडम होगा, और उसमें क्या होगा? डिबेट होगा, लेकिन कोशन यानी दबाव नहीं होगा, और कोऑपरेटिव सर्च फॉर ट्रूथ ये तो होगा ही होगा, सच्चाई के लिए सहकारी खोज होगी, पर दबाव नहीं होता है। जब डिस्कोर्स की बात होती है यानी संवाद की बात होगी, तो उसमें दबाव नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम अगर बात करें क्वेश्चन की, तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक मार्क्सवादी संरचनावाद के रूप में जाना जाता है, यानी मार्क्सियन स्ट्रक्चरलिस्ट के नाम से कौन जाना जाता है? तो वो कौन है? हैबरमास, अल्थुजर, अलेक्जेंडर, या फिर डेरेनडार्फ, या फिर कोजर। तो इट्स वेरी सिंपल, अल्थुजर को मार्क्सियन स्ट्रक्चरलिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो वो कह रहा है आपको अरेंज करना है, और ऐतिहासिक भौतिकवाद में इतिहास के निम्न जो चरण हैं उनको आपको लगाना है सही से। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है। सबसे पहले हम किसको लगाएंगे? आदिम को लगाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आदिम होता है, और उसके बाद क्या होता है? दासत्व होता है। तो सेकंड नंबर पे ये हो जाएगा, और फर्स्ट और फोर्थ से मैच हो रहा है हमारा फर्स्ट वाला, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। और इसके बाद क्या हो जाएगा? सामंतवादी हो जाएगा, सामंतवादी के बाद पूंजीवादी, देन हो जाएगा साम्यवाद लास्ट में, सबसे बाद में। तो आपको पहले याद रखना है आदिम होगा, और फिर उसके बाद में आदिम के बाद तुरंत लगा होगा दासत्व, और उसके बाद आपका हो जाएगा सामंत। तो ये आपको याद रखना है। फिर पूंजीवादी और साम्यवादी तो वैसे भी सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रिक बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो अधिशेष मूल्य यानी सरप्लस वैल्यू है उसके सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। तो आपको यहाँ देखना है कौन सा सही नहीं है। यह कार्यकर्ता के अधिशेष श्रम द्वारा बनाया गया मूल्य है। तो ये बात तो ठीक है,
यह उपभोग मूल्य से अधिक और ऊपर मूल्य होता है। तो ये वाला जो है ये आपका सही नहीं है, क्योंकि उपभोग मूल्य से अधिक नहीं होता है वो, और ना ही ऊपर का मूल्य होता है। तो इस वजह से ये वाला आपका गलत हो जाएगा, सही नहीं है, गलत हो जाएगा। यह पूंजीवाद के लिए अवैतनिक मूल्य है। यह श्रमिक को भुगतान किए जाने के दावे के रूप में धोखा देता है, बिल्कुल धोखा देता है, क्योंकि उसको जितनी मेहनत होती है उससे ज़्यादा लिया जाता है। अधिशेष मूल्य अनैच्छिक शोषण के माध्यम से अधिशेष श्रम द्वारा निर्मित मूल्य है। तो बिल्कुल अनैच्छिक शोषण के माध्यम से अधिशेष श्रम द्वारा निर्मित मूल्य होता है। तो यह उपभोग मूल्य से अधिक और ऊपर मूल्य नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बुक्स पूछ रहा है, और पूछ रहा है जो पृथक्करण का मार्क्सवादी सिद्धांत यानी जो एलिनेशन का कॉन्सेप्ट है वो पूछ रहा है कि उन्होंने कौन सी बुक में बताया है। तो एलिनेशन ये इनका ज़रूर पूछा जाता है कि किसी ना किसी बुक में कि किस में क्या बताया गया, तो बहुत प्रॉब्लम भी हो जाती है इसमें कि क्या सही होगा। तो जब एलिनेशन की बात होगी तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि अलगाव, अलगाव की बात किस में हो रही है, मतलब अलगाव किस वजह से होता है, ऐसे करके कोई आप ट्रिक बनाएंगे तो आप कर पाएंगे। तो एलिनेशन की जो उन्होंने बात करी है या कॉन्सेप्ट दिया है उसको उन्होंने अपनी इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट जो बुक थी उसमें इन्होंने डिस्कस किया था। अब एलिनेशन देखो, जब अलगाव की जब मार्क्स बात करते हैं तो आर्थिक कारण उसमें मेन होता है, यानी इकोनॉमिक कारण मेन होता है। तो आर्थिक से आप इसको लर्न करिए कि आर्थिक की बात हो रही है तो क्या होगा, आर्थिक की बात होगी तो किस में होगा, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट में होगा। तो ये मैंने सिर्फ अपनी ट्रिक बताई है, जैसे मैं याद करती थी कि कैसे इसको लर्न, बहुत इनकी बहुत पूछा जाता है कि इस कॉन्सेप्ट को किस बुक में दिया है, कौन सा कोटेशन किस बुक में शुरू किया। तो आप भी ऐसे क्वेश्चंस देखते ही होंगे, यूजीसी नेट वगैरह में काफ़ी आते हैं। तो मैंने अपनी ही ट्रिक आपके साथ शेयर की है कि एलिनेशन कैसे होगा, भाई पैसा नहीं है तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं कर रहा है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, और पैसा ही सब कुछ होता है आजकल की दुनिया में। जिसके पास पैसा है उसकी वैल्यू है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो अपना अलग है, अकेले है, उसको कोई नहीं पहचान रहा है। तो क्या हो गया, आर्थिक यानी इकोनॉमिक, इकोनॉमिक से ही सब कुछ होगा। आपका इकोनॉमिक स्टेटस जितना अच्छा उतनी आपकी वैल्यू अच्छी। क्लियर, तो आपको लर्न हो गया होगा। चलिए, और यहीं पे मैं एक बात बता दूं कि ये भी पूछा जाता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने कौन सी बात कही है। तो वो जो कोटेशन पूछा जाता है, अब तक का इतिहास, वर्ग संघर्ष का इतिहास जो पूछा जाता है ना, तो इतिहास वाला ये जो कोटेशन है, अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, ये वाला कोटेशन भी पूछा जाता है कि कौन सी बुक में उन्होंने ये बात की। तो ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में है। ठीक है, तो क्लास जो कॉन्फ्लिक्ट की बात होगी वो इस बुक में हुई है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे कि वो पूछ लेते हैं, अस्तित्व चेतना का निर्धारण करता है या कमोडिटी फॉर्म की बात किस में हुई है। ऐसा क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया हुआ था। तो वो कंट्रीब्यूशन टू क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में किया गया है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश की, ज़्यादा नहीं बताते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये 2-3 चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने शेयर किया। तो ये आप याद कर लेना जब आप इसको करना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एलिनेशन इन द मार्क्सिज्म, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद में पृथक्करण का के रूप में नहीं है। तो अब आपको ये बताना है कि कौन सा पृथक्करण के रूप में उन्होंने बात नहीं की है। तो देखते हैं, उत्पाद से पृथक्करण यानी जो एलिनेशन है फ्रॉम द प्रोडक्ट, एलिनेशन जो है वो प्रोडक्ट से हो रहा है। तो ये तो सही है इनके अकॉर्डिंग, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग। दूसरा बात करते हैं उत्पादक गतिविधि से पृथक्करण। उत्पादक गतिविधि से पृथक्करण का क्या मतलब है, एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, यानी जो भी वो काम कर रहा है प्रोडक्टिव एक्टिविटी है उससे एलिनेशन हो रहा है। तो बिल्कुल इससे भी इसकी बात उन्होंने की है। उसके बाद स्वयं से पृथक्करण यानी एलिनेशन फ्रॉम द सेल्फ हो जाएगा। तो एलिनेशन जो सेल्फ से होगा उसकी भी बात वो करते हैं कि अपने आप से हो जाता है। एलिनेशन फ्रॉम द स्टेट यानी राज्य से पृथक्करण, इसकी बात वो नहीं करते हैं, स्टेट से पृथक्करण की बात वो नहीं करते हैं। समुदाय से पृथक्करण, बिल्कुल एलिनेशन फ्रॉम द कम्युनिटी तो होता ही होता है।
तो जो मार्क्स ने एलिनेशन की जो बात की उसमें उत्पाद से पृथक्करण आता है, स्वयं से पृथक्करण आता है, उत्पादन गतिविधि से आता है, कम्युनिटी से आता है, लेकिन स्टेट से नहीं आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाद प्रतिवाद संवाद की द्वंद्वात्मक तर्क पद्धति का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था। तो वाद प्रतिवाद यानी जो यहाँ पे जो बात करी गई थी थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की, तो सबसे पहले बात किसने की थी, सबसे पहले पूछ रहा है ना, तो वो हीगल ने सबसे पहले की थी, उससे फिर इन्होंने लिया था। तो इस वजह से यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यूजीसी जेआरएफ परीक्षा देने वाले छात्र किसका उदाहरण है। तो ये तो कोई सोशियोलॉजी का ऐसे कुछ, मतलब ये तो कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है। जो जेआरएफ की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो किसका एग्जाम्पल है। प्रयोजन बुद्धि कार्य, मूल तर्क संगत, लक्ष्य आधारित कार्य, उद्देश्य संगत, प्रभावी कार्य, मूल्यांकन करने वाले कार्य, या फिर ट्रेडिशनल। तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन हो जाएगा, या फिर गोल ओरिएंटेड एक्शन, या फिर अफेक्टिव एक्शन, इवैल्यूएटिव एक्शन, या फिर ट्रेडिशनल एक्शन। तो मैक्स वेबर की जो एक्शंस हैं उसमें से पूछा गया है। तो जो जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो क्या है, उसमें एक आपका गोल है, तो उस गोल को पाने के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, गोल ओरिएंटेड एक्शन, यानी जैक रैशनल हो जाएगा, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है मैक्स वेबर वाले लेक्चर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जैक रैशनल यानी गोल ओरिएंटेड एक्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो वर्स्टहन है वो किसका उल्लेख करता है। तो वर्स्टहन क्या है, एक इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग है। ये तो आप सभी को पता भी होगा, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, आप मेरा वेबर वाला लेक्चर जाके देख लेना, वहाँ पे सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वैसे ये तो पता ही होगा। तो इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट नहीं, पार्टिसिपेटरी नहीं, इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल फेनोमेना इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट आइडल टाइप। आइडल टाइप के बारे में सही कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो आइडल टाइप क्या होता है, इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर, तो सब्जेक्टिव होता है। और उसके बाद इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन होता है रियलिटी का। इट इज़ एन एनालिटिकल कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिकल कंस्ट्रक्ट भी होता है। इट इज़ अ मॉरली करेक्ट एज एन आइडल। तो नैतिकता की इसमें कोई बात नहीं होती है, कोई नैतिक आदर्श के रूप में सही है ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस वजह से ये यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। और इट इज़ अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, एक गतिशील अवधारणा है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये नॉट ट्रू पूछा था ना, तो इस वजह से मॉरली यानी नैतिक की कोई बात नहीं होगी। तो एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। व्यक्तिनिष्ठ होता है, वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता है, विश्लेषणात्मक निर्माण है, गतिशील अवधारणा है, लेकिन आदर्श रूप में नैतिक रूप से सही है, ये नहीं है। ठीक, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पैरेटो के अकॉर्डिंग लॉजिकल एक्शन क्या होता है वो आपको देखना है, तो चलो देख लेते हैं। पैरेटो के अकॉर्डिंग जो लॉजिकल एक्शन है वो क्या होगा, व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ वाले कार्यों का अर्थ होता है अंतिम संबंध, और ना तो व्यक्तिनिष्ठ और ना ही वस्तुनिष्ठ वाले कार्यों का अर्थ होता है अंतिम संबंध। व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ वाले कार्यों का अर्थ होता है अंतिम संबंध जो मेल होता है। तो यहाँ पे दोनों की ही बात होगी। जब हम लॉजिकल एक्शन की बात करेंगे तो उसमें जो एक्शन हो वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही मीन्स एंड रिलेशनशिप होने चाहिए। तो इस वजह से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाले कार्यों का अर्थ होता है अंतिम संबंध जो मेल खाता हो। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, फिनोमेलॉजी ऑफ माइंड जो बुक है वो किसने लिखी है। तो फिनोमेलॉजी ऑफ माइंड बुक किसकी है, हीगल की है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे ये तो बहुत ही सिंपल बुक आपको मिल गई।
नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फिनोमेलॉजिकल स्कूल। फिनोमेलॉजिकल स्कूल से कौन संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो डिल्थे तो फिनोमेलॉजिकल स्कूल से संबंधित हैं, हस्टल भी हैं, शूट्स भी हैं, वेबर भी हैं, लेकिन बोर्डेयू जो है वो फिनोमेलॉजिकल स्कूल से संबंधित नहीं है। तो आपका लास्ट वाला ऑप्शन 5 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल रियलिटी बाय सूट्स इज़ नॉट करेक्ट। तो मैंने सूट्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है और फिनोमेलॉजी भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है कुछ फिनोमेलॉजी से रिलेटेड तो हमारी जो वीडियो है उसको जाके ज़रूर देखें, तो वहाँ से आपका सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, सूट्स की सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो डायरेक्टली एक्सपीरियंस सोशल रियलिटी के बारे में उन्होंने बात करी, इनडायरेक्टली एक्सपीरियंस सोशल रियलिटी के बारे में बात करी, जहाँ पे वो हम अपनों का संसार और दूसरों का संसार, वी रिलेशन दे रिलेशन की बात करते हैं, वहाँ पे ये इन सारी चीज़ों की बात करते हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड एक्सपीरियंस ऑफ सोशल रियलिटी, इसकी तो उन्होंने बात नहीं की है। जो सामाजिक वास्तविकता का स्वीकृत अनुभव होता है, यानी जो पहले से ही मान लिया है, हम उसको सच मान ली, ये नहीं, हम खुद ही देखेंगे ना कि ऐसा है कि नहीं है। तो हर चीज़ में क्वेश्चन मार्क लगा के देखना ही जो फिनोमेलॉजी होता है उसका मेन, जैसे कि उन्होंने हसरल ने भी इपोक की बात करी है, तो वो यही है कि किसी भी चीज़ को हम ऐसे ही नहीं मान लेंगे, जो बता दिया गया वही है। हम कैसे मान लें, क्योंकि कोई भी रियलिटी होती है वो सडन चेंज हो जाती है ना। सबने कह दिया कि पूरा संसार झूठा है, मक्कार है, तो हम कैसे मान लें। थोड़ी देर में देखा हमने कि किसी व्यक्ति ने आके मेरी हेल्प की, तो मैंने तो जो मेरा पर्सपेक्टिव था कि नहीं बहुत सब धोखेबाज हैं, वो तो सडनली चेंज हो गया कि ऐसा नहीं है, किसी ने हेल्प कर दी अनजाने ने, तो ये क्या होगा, जो रियलिटी थी वो बदल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जो सामाजिक वास्तविकता पहले से बनी हुई वही रहेगी एज इट इज़, ये नहीं है। जैसे एंशियंट सोसाइटी में आप देखेंगे तो पहले जो रियलिटी थी क्या आज वो है, आप खुद ही सोचो, वो नहीं है ना, है लेकिन काफ़ी हद तक बदल गई है, टाइम के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। तो ये है कहने का मतलब। तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन आपका नॉट करेक्ट है, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद है प्रीडिसेसर और सक्सेसर की, तो उन्होंने बात करी है जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये चारों चीज़ें मैंने बताई हैं, आप जाके वहाँ मेरे जो शूट्स वाला पार्ट है वो आप देख लेना, फिनोमेलॉजी में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिनोमेलॉजिकल इंटरसब्जेक्टिविटी रिफर्स टू। इंटरसब्जेक्टिविटी को भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, समझाया है, और मैंने जो मेरा 2 मिनट का जिस्ट रहता है उसमें मैंने इसका मीनिंग भी समझाया है। तो ये सब आपको वहाँ से बेनिफिट मिलेगा अगर आपको नहीं पता है तो। बाकी हम लोग यहाँ पे एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। तो अगर आपने फिनोमेलॉजी को से रिलेटेड आपको कोई डाउट होता है, ये सूट्स या फिर जैसे जो फिनोमेलॉजी में आते हैं, हसरल हो गए, और इसमें किसी भी थिंकर्स को लेके आप डाउट है तो वहाँ से जाके आप एक बार देख लेना। चलिए, वे ऑफ इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन में इंटरसब्जेक्टिविटी का मतलब कोई है नहीं। वे ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, इसका भी मतलब नहीं है। वे ऑफ इंटरेक्टिंग इंडिविजुअल्स हु को कंस्टिट्यूट द मीनिंग, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है व्यक्तियों से जो अंतःक्रिया के तरीके हैं, मतलब इंटरेक्शन के जो फॉर्म हैं वो उससे पता चलता है कि किस तरह से जो हमने कहा वो आपने समझा या नहीं समझा। बिल्कुल हम जो कह रहे हैं उसको आप समझें और आप जो कह रहे हैं उसे हम समझें, तो वो अंतःक्रिया के जो तरीके होते हैं उसको हम कहते हैं इंटरसब्जेक्टिविटी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेज इन विच मीनिंग इज एक्सपीरियंस बाय द इंडिविजुअल, अगर वो अपने अनुभव के द्वारा समझेगा, उसे जो आप कह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है तो वो नहीं होगा। और वेज इन विच इंडिविजुअल्स इंटरलाइज द मीनिंग, ऐसा तरीका जिसमें व्यक्ति का समावेशन व्यक्ति करता है, तो वो तो अपना कोई भी करता रहता है, तो वो भी इसमें नहीं आएगा। तो इस वजह से अंतःक्रिया के व्यक्तियों से अंतःक्रिया के जो तरीके हैं वो इसमें इंटरसब्जेक्टिविटी में आएगा। चलिए एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। प्रघटना शास्त्र में अंतर व्यक्ति परकता क्या दर्शाता है, अंतःक्रिया के तरीके, आत्मनिरीक्षण के तरीके या व्यक्तियों से अंतःक्रिया के तरीके। तो व्यक्तियों से हम किस तरह से इंटरेक्शन कर रहे हैं वही इंटरसब्जेक्टिविटी है। तरीके जिसमें अर्थ व्यक्ति द्वारा अनुभव किया जाता है या जिसमें व्यक्ति अर्थ का समावेशन करता है, तो ये नहीं होगा।
ओके। हु हैज़ रिटन सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। तो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी की बात किसने की है? पीटर बर्जर, या बर्जर और लकमैन दोनों ने, या सूट्स, कॉफमैन, हसरल। तो बहुत अच्छे से सभी को पता है बर्जर और लकमैन का ही सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी है। और मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी को समझाया है अपने लेक्चर में। तो अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर लेक्चर को देखना, वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है। तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको अगर सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी से कोई भी डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप और भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो छोटे छोटे जुड़े हैं वो भी जानेंगे, अगर आपको फिनोमिनोलॉजी से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो। और ये भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में कि किस तरह से होता है, क्या प्रोसेसेस हैं, और किस तरह से हम पहले चीज़ों को एक्सटर्नलाइजेशन करते हैं, फिर कैसे उसको ऑब्जेक्टिव रियलिटी मिलती है, और फिर उसको हम इंटरलाइज कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है। तो यही 3 प्रोसेस हैं जो इसमें पूछ रहा है, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के कौन कौन से प्रोसेस हैं, या सामाजिक वास्तविकता का जो निर्माण होता है उसमें कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। तो सबसे पहले जो वास्तविकता होती है, रियलिटी होती है, वो हमारे बाहर होती है, यानी हमारे अंदर नहीं होती। तो एक्सटर्नलाइजेशन होता है सबसे पहले, जहाँ जो आपको 2 ऑप्शन में दिख रहा है। उसके बाद वो जो ऑब्जेक्ट जो रियलिटी पहले से बनी हुई है, बाहर है जो, उसको क्या किया जाता है, जब उसको वास्तविकता मतलब ऑब्जेक्टिफिकेशन मिल जाता है, जब वो वस्तुनिष्ठ हो जाती है, तो उसको सभी लोग स्वीकार करते हैं और फिर उसको आत्मसात करते हैं, यानी इंटरलाइजेशन करते हैं। तो इंटरलाइजेशन का प्रोसेस सबसे लास्ट में होता है, और इसको शॉर्टकट में EOI के नाम से भी याद कर सकते हैं। जिसको नहीं पता है, जो इसको मीनिंग नहीं समझना चाहता, सिर्फ ऑब्जेक्टिव अपना सॉल्व करना चाहता है, तो वो उसके लिए बेस्ट रहेगा EOI याद रखें, और इससे आप इस क्वेश्चन को आंसर से अच्छे से कर लेंगे। हालांकि फिर भी आपको पता होना चाहिए कि पहले चीज़ें बनी होती हैं, बाहर होती हैं, उसके बाद जब वास्तविकता को वस्तुनिष्ठ रूप मिलता है तब हम उसे आत्मसात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अगर आपको और डिटेल में जानना है, एग्जाम्पल के साथ समझना है, तो आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है Who of the following is the author of Globalization and its content? तो ये वाली बुक जो है वो किसने लिखी हुई है? तो ये लिखी है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट बुक जो लिखी है वो लिखी है जोसेफ स्टिग्लिट्ज़। तो ये ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। UGC नेट में ये वाली बुक पूछी भी जाती है, तो आप इसे एक बार अगर नहीं पता है तो आप देख लेना। ये वाली बुक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछे जाने के चांसेस हैं। व्हाट इज़ दिस थिंग कॉल्ड साइंस, ये बुक किसने लिखी है? तो ये वाली बुक लिखी है चार्ल्स मेयर्स ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। और ये वाली जो बुक थी वो 1976 में आई थी। तो 1976 में ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स आई हुई हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, ये ईयर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इस वजह से आप इसको याद कर सकते हैं। और ये वाली जो बुक थी ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट, ये वाली बुक 2002 में आई हुई थी स्टिग्लिट्ज़ की। ठीक, तो जो मुझे ईयर ध्यान है वो मैं बता दूंगी, और बाकी तो आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया है। अब हमारा ये क्वेश्चन है, क्रमबद्धता निर्माण पुष्ट या सामाजिक वास्तविकता में फेर बदल करके प्रत्येक दिन की गतिविधियों का जो सामान्य बोध है बनाने के लिए व्यक्तियों द्वारा अपनाई गई सामान्य साझेदारी विधियां किस रूप में जानी जाती हैं? तो यहाँ पे जो आप मेन कीवर्ड देख रहे होंगे या समझने की कोशिश कर रहे होंगे, वो यहाँ पे शेयर्ड मीनिंग की बात हो रही है, या जो शेयर्ड सोशल रियलिटी होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, और जो कॉमन सेंस जो दिन प्रतिदिन की विधियों में जो मेथड यूज़ किए जाते हैं उनकी यहाँ पे बात हो रही है। या अगर आप क्वेश्चन को देखना चाहते हैं एक की वर्ड में, तो मैं आपको यहाँ से बताऊँ, आप एक बार इंग्लिश में देख लें तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे कि कॉमन सेंस
कॉमन सेंस मेथड एम्प्लॉयड बाय पीपल टू मेक अ कॉमन सेंस ऑफ एवरीडे एक्टिविटीज by ordering, constructing, affirming और altering social reality is known as। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जिसमें कॉमन सेंस ऑफ एवरीडे एक्टिविटीज़, जहाँ पे एवरीडे की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों की बात हो रही है। प्रत्येक दिन की गतिविधियों का जो सामान्य बोध है, प्रत्येक दिन की जो गतिविधियाँ हैं उनका कॉमन सेंस बनाने के लिए हम कौन से मेथड का यूज़ करते हैं, यानी कौन सी विधियों का यूज़ करते हैं। तो जब बात होगी विधियों की तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे लोक विधि विज्ञान यानी एथनोमेथडोलॉजी हो जाएगा। तो एक एक कीवर्ड कहीं ना कहीं छुपा रहता है जिससे बहुत आसानी से कम टाइम में आंसर को किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन एथनोमेथडोलॉजी व्हाट डज इंडेक्सकेलिटी मीन्स, यानी जो लोक विधि विज्ञान है उसमें अर्थ का संदर्भ, उसका क्या मतलब होता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से एक वर्ड में, कीवर्ड में समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि इसका क्या मतलब होता है। तो इंडेक्सकेलिटी का मतलब ये होता है जो प्रत्येक दिन की अंतःक्रिया की प्रासंगिक प्रकृति होती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है द कॉन्स्टेक्चुअल नेचर ऑफ एवरीडे इंटरैक्शन। तो जो कॉन्स्टेक्चुअल यानी किसी चीज़ को हम संदर्भित करके बताते हैं, कॉन्स्टेक्चुअल नेचर ऑफ एवरीडे इंटरैक्शन, तो वो हो जाता है हमारा इंडेक्सकेलिटी यानी अर्थ का संदर्भ। इसका क्या मतलब है, प्रत्येक दिन की अंतःक्रिया की प्रासंगिक प्रकृति। तो ये थोड़ा सा अंदर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इससे आपको क्या समझ में आता है कि आपको हर वर्ड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। जब तक मीनिंग क्लियर नहीं होगा तब तक आपका आंसर भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो प्रत्येक दिन की अंतःक्रिया की प्रासंगिक प्रकृति को हम कहते हैं लोक विधि विज्ञान में अर्थ का संदर्भ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका यह कहना है कि समाज सामाजिक व्यवस्था की सभी परतों में उपस्थित अत्यावश्यक समन्वित संघ के विभिन्न प्रकारों में प्राधिकरण संबंधों का एक संगठन है। प्राधिकरण का क्या मतलब है, यानी सत्ता, और समन्वित संघ का मतलब है यहाँ पे जो ICA की बात करी थी वो किसने बात की थी, उससे आप यहाँ पे कर सकते हैं। यानी इम्परेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन की बात किसने की है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, अत्यावश्यक समन्वित संघ। और यहाँ पे 2 कीवर्ड आपको मिले। तो अब आपको आंसर समझ में आ गया होगा। डैरेन डाफ ने ICA की बात करी है और वही अथॉरिटी और सत्ता की बात करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत समाज में अक्सर और कम तीव्र संघर्षों से संबंधित कोजर की संघर्ष व्यवहारिकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो जब हम कोजर का कॉन्फ्लिक्ट याद करते हैं तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या सही नहीं है। तो उसमें उन्होंने किसकी बात की है, असंभव ध्रुवीकरण यानी जो पोलराइजेशन की उन्होंने बात करी है। बाधित नवाचार, तो बाधित नवाचार इसकी बात उन्होंने नहीं करी है, बाधित नवाचार नहीं होगा। और प्रामाणिक नियंत्रण को सक्रिय करना, वास्तविक जागरूकता फैलाना, बहु नागरिक सहभागिता, ये सारी चीज़ें सही हैं। लेकिन बाधित नवाचार क्या होता है, तो वो नहीं है, यानी इनहिबिट इनोवेशन की बात वो नहीं करते हैं। तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिकागो स्कूल ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, मुझे 2 ऑप्शन तो क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, तो समझ में आ रहा है मनुष्य उसकी सामाजिक दुनिया निरूपित करने के लिए प्रतीक बनाते हैं और उसका यूज़ करते हैं, तो ये तो सही है। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया की प्रक्रिया से सामाजिक संरचना का निर्माण, व्यवस्थापन और परिवर्तन किया जाता है। तो निर्माण भी करते हैं, व्यवस्थापन और परिवर्तन भी करते हैं, तो ये भी ठीक है। और भूमिका लेना मानव अंतःक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। अधिकतर सामाजिक स्थितियों में मानव स्वयं को वस्तुओं के रूप में देखने में सक्षम है, तो बिल्कुल सक्षम है मानव, तो ये भी सही है। अब जो सही नहीं है वो यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है स्क्रीन पे, हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि क्या लिखा हुआ है। तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, एक बार जब सामाजिक संरचना लिखा हुआ है, एक बार जब सामाजिक संरचना बना दी जाती है तो वो अंतःक्रिया बाधा करने के लिए कार्य करते हैं।
तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है बाधा लिखा हुआ है, बाधा करने के लिए कार्य करते हैं। तो जब एक बार सामाजिक संरचना बना दी जाएगी तो क्या वो बाधा करने के लिए काम करती है? नो, बाधा करने के लिए तो बिल्कुल भी काम नहीं करती है। तो इस वजह से इन्होंने खुद ही लिख दिया है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यही सही है और मैंने रीड आउट कर दिया। अगर आप लिख रहे हो तो आप यहाँ पे लिख लेना। लिखा हुआ है जब एक बार जब सामाजिक संरचना बना दी जाती है तो वो अंतःक्रिया बाधा करने के कार्य के लिए कार्य करते हैं। तो ये बाधा की वजह से यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है। रूरल डेवलपमेंट पुटिंग द लास्ट फर्स्ट, ये वाली बुक किसकी है? तो ये वाली जो बुक है ये है रॉबर्ट चैम्बर्स की और ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द पोस्ट मॉडर्निज्म, निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में सही नहीं है? तो उत्तर आधुनिकता के बारे में सही कौन सा नहीं है वो हम लोग देख लेते हैं। उत्तर आधुनिकता विश्व के जीवन का बहुलवादीकरण है, ये तो ठीक है, बहुलवादीकरण है यानी प्लूरलाइजेशन की बात कर रहा है। उत्तर आधुनिकता सामाजिक वर्ग का प्रतिवाद है और पोस्ट मॉडर्निटी यानी एंटीथेसिस है उसकी क्लास सोसाइटी की। उत्तर आधुनिकता विखंडन, संघर्ष और अनिरंतरता है, ये भी ठीक है। उत्तर आधुनिकता ज्ञान और शक्ति के एक स्वच्छ पृथक्करण की पूर्व कल्पना है। पूर्व कल्पना यहाँ पे लिखा हुआ है यानी जो प्री सपोज है, तो इस वजह से पूर्व कल्पना नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। तो बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। उत्तर आधुनिकता संबंध मूलक, तर्कहीन और शून्यवादी है यानी इर्रेशनल है और इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। तो ये सारे सही हैं लेकिन ऑप्शन 4 सही नहीं है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं गिडिंग्स की जो एक्सट्रैक्शन थ्योरी है उसमें कौन सा प्रासंगिक नहीं है, कौन सा रेलिवेंट नहीं है। तो उन्होंने किसकी बात की है तो आपको पता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एजेंसी की बात करते हैं, डुअलिटी की बात करते हैं, सोशल प्रैक्टिस की बात करते हैं और रूटीन की भी बात करते हैं, तो ये भी बात करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये पूछ भी सकता है कि रूटीन का मतलब यहाँ पे संस्थानीकरण है और ये सारी चीज़ें आपको पता भी होना चाहिए कि ये सारे कॉन्सेप्ट इनके हैं। गिडिंग्स की जब वो स्ट्रक्चरेशन थ्योरी की बात करते हैं, एक्सटर्नलाइजेशन यानी जो बाह्यकरण है, बाहरीकरण है, उसकी बात वो नहीं करते हैं। हिंदी में भी हम लोग देख लेते हैं। तो संरचनात्मक सिद्धांत के लिए कौन सा प्रासंगिक नहीं है? अभिकरण, द्वैतता, सामाजिक कार्यप्रणाली और संस्थानीकरण, लेकिन बाह्यकरण जो है वो प्रासंगिक नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो पूछ रहा है सुश्रुत संहिता किससे संबंधित है? तो सुश्रुत संहिता जो है वो किससे संबंधित है? कर्म, न्याय या फिर शैल्य चिकित्सा या फिर अर्थशास्त्र या वर्ण आश्रम व्यवस्था। तो ये है शैल्य चिकित्सा से संबंधित सुश्रुत संहिता। ठीक है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा यानी सर्जरी से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें सबसे पहले कर्म के बारे में उल्लेख मिलता है? तो कर्म के बारे में सबसे पहले किसमें उल्लेख मिलता है? ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। तो ब्राह्मणम के बारे में मिलता है कर्म का सबसे पहले उल्लेख। मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धर्म का एक प्रकार नहीं है? तो मनु के अनुसार धर्म का प्रकार एक कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो मनु के अनुसार धर्म का प्रकार राजधर्म, आश्रम धर्म, सामान्य धर्म, आपद धर्म, लेकिन गौ धर्म जो है वो इसका प्रकार नहीं है मनु के अनुसार। तो कौन कौन से हुए? राजधर्म, आश्रम, सामान्य और आपद धर्म। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा 4। तारावाण किन में पाया जाता है? तो तारावाण में तो बताने की नीड है नहीं, किन में पाया जाता है? नायर में पाया जाता है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवारों का विघटन का कारण नहीं है? तो यहाँ पे हाँ है या ना है ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो विघटन का कारण कौन सा नहीं है ये हम लोग देख लेते हैं। शिक्षा की आधुनिक प्रणाली यानी जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उससे तो परिवार विघटित नहीं हो रहे हैं। उत्पादन की फैक्ट्री प्रणाली यानी जो फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन है उससे भी विघटित नहीं हो रहे हैं। और जो नगरीकरण है उससे विघटित नहीं हो रहे हैं।
या फिर सांप्रदायिकता से विघटित नहीं हो रहे हैं या पश्चिमीकरण से विघटित नहीं हो रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कारण नहीं है लेकिन किसका, संयुक्त परिवार के विघटन का। तो सांप्रदायिकता एक कारण नहीं है विघटन का। मैंने इस तरह से पढ़ा कि आप कंफ्यूज हो जाएं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। कारण नहीं है और कारण है जब पूछता है तो बहुत ध्यान से सवालों को पढ़ना पड़ता है। संयुक्त परिवारों के विघटन से सांप्रदायिकता की वजह से उसमें वो इंक्लूड नहीं होता है। डीसेकुलराइजेशन यानी उससे इसका मतलब नहीं है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मीनिंग थोड़ा सा देखना ज़रूरी हो जाता है कि क्या लिखा है, क्योंकि इंग्लिश में जो लिखा होता है उसको ज़्यादा मानना होता है, तो हम लोग इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जब हम संयुक्त परिवार के विघटन की बात करते हैं तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन की वजह से लोग जब बाहर आते हैं तो क्या होता है, विघटन होता है। फिर फैक्ट्री सिस्टम की वजह से लोग काम करने आते हैं तो संयुक्त परिवार विघटित होता है। और अर्बनाइजेशन की वजह से विघटित होता है। वेस्टर्नाइजेशन में तो जैसे न्यूक्लियर फैमिली है तो वो फॉलो करेंगे तो अलग रहेंगे ऑब्वियसली, तो उसकी वजह से होता है। डीसेकुलराइजेशन यानी जो धर्मनिरपेक्षीकरण के पर्सपेक्टिव में बात करें तो वो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही चेंज लिखा हुआ है, तो इस वजह से जब ऐसा कुछ होता है तो इंग्लिश वाला माना जाता है। तो वैसे भी डीसेकुलराइजेशन की बात करें या सांप्रदायिकता की बात करें वो वैसे भी विघटन का कारण नहीं होगा। और जब ऑप्शन को देखें तो जैसे मैंने पहले पढ़ा वैसे ना पढ़ें ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। हालांकि इसमें तो ऑप्शंस ऐसे नहीं थे कि आपको क्लियर ये सारे तो एक जैसे हैं और ये अलग ही है, तो वैसे भी यही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मैचिंग वाला क्वेश्चन। तो इसमें मैच करना है आपको, चलिए मैच करके देख लेते हैं। और मैचिंग वाले मुझे बिल्कुल भी पर्सनली पसंद नहीं है क्योंकि टाइम टेकिंग बहुत होते हैं। तो चलिए हम लोग मैच कर लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान का क्या काम है, भौतिक विज्ञान में किसका काम होता है, तो ये तो इंजीनियरिंग में चला जाएगा। और जब हम रसायन की बात करेंगे तो ये औषध विज्ञान में चला जाएगा। और उसके बाद जब हम बात करेंगे समाजशास्त्र की, तो समाजशास्त्र किस में जाएगा, सामाजिक कार्य में जाएगा। तो समाजशास्त्र सामाजिक कार्य में जाएगा, तो यानी फर्स्ट में थर्ड में डी है और थर्ड में डी सिर्फ एक ही में है, तो आपको एक भी आता होगा तो ऑप्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। राजनीति विज्ञान यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन हो जाएगा। और मनोविज्ञान साइकोलॉजी का क्या हो जाएगा, मनोरोग विज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे ऑप्शन बनाए थे, तो एक से भी अपना काम हो रहा था। तो ऐसे ऑप्शंस बनाने चाहिए तो फिर अच्छा लगेगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है अब आपको ये देखना है। तो विज्ञान आवश्यक ज्ञान है लेकिन तकनीकी क्या है, व्यवहारिक विज्ञान है। तो इसमें सही नहीं है। और जब नहीं और हाँ पूछता है तो बहुत ध्यान से सवाल देखना पड़ता है। विज्ञान आवश्यक ज्ञान है लेकिन तकनीकी व्यवहारिक ज्ञान है, बिल्कुल सही है। तकनीकी सार्वभौमिक है लेकिन विज्ञान नहीं। तो तकनीकी क्या होती है, टेक्नोलॉजी यूनिवर्सल होती है लेकिन साइंस नहीं होती। टेक्नोलॉजी इज ऑर्डर देन साइंस, तकनीकी विज्ञान से पुरानी है, ये भी ठीक है। साइंस हमेशा तकनीकी से बेहतर होता है। तो यहाँ पे हमेशा हमेशा कोई भी चीज़ बेहतर हो अच्छी हो कैसे पता चलेगा ना, तो विज्ञान हमेशा नहीं, हमेशा बेहतर होता है ये हम नहीं कह सकते। तो ये वाला सही नहीं है। और विज्ञान और तकनीकी आधुनिकीकरण का समर्थन करते हैं, तो ये तो सही है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे समझने से भी हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दशक भारत में नव प्रवर्तन दशक के रूप में घोषित किया गया है, ये वाला यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नव प्रवर्तन के दशक के रूप में पूछ रहा है, डिकेड ऑफ इनोवेशन की बात कर रहा है। तो डिकेड ऑफ इनोवेशन के रूप में कौन सा घोषित किया गया है, वो किया गया है 2010 से 2020, 10 to 20। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति 2003 के बारे में सही नहीं है। तो जब बात होगी प्रौद्योगिकी नीति 2003 उसके बारे में कौन सा सही नहीं है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो इसके कारण एक राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रणाली है, ये बिल्कुल सही है। इसने पहली बार विज्ञान और प्रौद्योगिकी को एक साथ लाया, ये भी सही है। अनुसंधान एवं विकास निवेश पर जोर दिया। वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में निजी भागीदारी, तो यहाँ पे निजी भागीदारी लिखा है। प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन साइंटिफिक रिसर्च, तो प्राइवेट साइंटिफिक पार्टिसिपेशन की बात उसमें नहीं की गई है, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। सामाजिक आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के साथ एकीकरण, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट नहीं है।
उसके बाद पूछ रहा है विज्ञान प्रौद्योगिकी और नव प्रवर्तन नीति 2013 के अनुसार वैज्ञानिक प्रकाशनों के संदर्भ में भारत का स्थान कौन सा है। तो इसमें जो 2013 के अनुसार वैज्ञानिक प्रकाशनों के संदर्भ में जो भारत का स्थान है वो है 9th प्लेस। ठीक है। उसके बाद पूछा है नैनो और शीतल पदार्थ विज्ञान के लिए केंद्र कहाँ स्थित है। तो जो नैनो और शीतल पदार्थ विज्ञान के लिए केंद्र स्थित है वो है बेंगलोर में। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पूछ रहा है इंस्पायर का क्या अर्थ है। और इंस्पायर का जो अर्थ है वो कई जगह पूछा जाने लगा है। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा अगर आप याद कर लेंगे। तो इसका मतलब होता है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। तो इंस्पायर्ड रिसर्च तो पता कर लीजिए आप, ऐसे कि लास्ट में रहेगा। इनोवेशन इन साइंस यानी साइंस में होता है इंस्पायर्ड स्कॉलर के थ्रू स्कॉलरशिप दी जाती है जो बच्चे होते हैं उनको। तो जैसा इंटर के बाद उन्हें 4 लाख की स्कॉलरशिप मिलती है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है इंस्पायर का, इनोवेशन इन साइंस यानी साइंस बैकग्राउंड से जो करेगा या उधर जो जाएगा उन लोगों को मिलती है जो बीएससी वगैरह करते हैं उनको। तो इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इंस्पायर्ड रिसर्च लास्ट में आएगा। और RE का मतलब है रिसर्च, IN का मतलब है इनोवेशन और इन साइंस और उसके बाद फिर परस्यूट फॉर। ठीक है। तो ऐसे करके आपको लर्न करना है, अलग अलग निकालेंगे तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए आप इसे लर्न कर लेना। एथनो चिकित्सा अनुसंधान के लिए उत्तर पूर्वी केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो जो एथनो चिकित्सा अनुसंधान के लिए उत्तर पूर्वी केंद्र स्थापित किया गया वो मणिपुर में स्थापित किया। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना KVPY चलाई जाती है किस लिए। तो ये चलाई जाती है बोस संस्थान कोलकाता, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली और जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र या राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान। तो ये हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर KVPY किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2015 में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए एक मापदंड नहीं है। तो यूजीसी नेट के जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्वेश्चन इधर के, तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें कौन सा आवश्यक मापदंड नहीं है वो आप लोग को देखना है। तो जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2015 था उसमें विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के लिए मापदंड जो थे उसमें शिक्षा और शिक्षण संसाधन आता था, अनुसंधान उत्पादक प्रभाव और IPR, स्नातक परिणाम, साझेदारी की धारणा, लेकिन लिंग समानता जो था वो इसका मापदंड नहीं है। तो इस वजह से ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान नहीं है। तो कहाँ पे नहीं है, भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान नहीं है, भुवनेश्वर में नहीं है, कोलकाता, बहरामपुर उड़ीसा, पुणे, मोहाली इन सब जगह ये इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विज्ञान कांग्रेस को एक मजाक कहने पर 2016 की खबरों में था। तो कौन था मजाक कहने पर, वेंकटरमन रामकृष्णन भारतीय विज्ञान कांग्रेस को एक मजाक कहने पर 2016 में खबरों में था। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतना नहीं है। और लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है। जाति परिवारों का एक समूह होता है, जाति क्या होता है, परिवारों का एक समूह होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, पौराणिक पूर्वज होता है, मानव या परमात्मा एक सामान्य वंश का दावा किया जाता है, एक ही वंशानुगत आजीविका को अपनाते हैं, एक ही सजातीय समुदाय के लिए गठन किया जाता है।
तो ये वाली जो डेफिनेशन है काफ़ी लंबी। मैं आपको ट्रिक बताऊँ आप याद कैसे करेंगे। तो जाति क्या होता है, परिवारों का एक समूह होता है और उस समूह का एक कॉमन नाम होगा और इसमें पौराणिक पूर्वज होगा। तो यहाँ पे 3 कीवर्ड हैं, लेकिन आपको याद करना पौराणिक पूर्वज जब की बात होगी और सामान्य वंश का दावा होगा। बस 2 कीवर्ड पकड़ लीजिए, या फिर वंशानुगत आजीविका को अपनाएंगे। तो पौराणिक पूर्वज क्या करेंगे, वंशानुगत आजीविका को अपनाएंगे। ऐसी बात किसने करी है, तो ऐसी बात रिजले करते हैं और रिजले ने जाति की ये परिभाषा दी कि एक परिवारों का समूह होता है और पौराणिक पूर्वज होगा, वो अपनी वंशानुगत आजीविका को अपनाएंगे। तो ये डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन रिजले की है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डिफरेंट है, बहुत मुश्किल से ही मिल सकती है किसी बुक में। तो इस तरह से हमने पूरे 100 क्वेश्चंस किए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर रहा छत्तीसगढ़ का जो था। हमने जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, वो सॉल्व कराया है। एंड आई थिंक आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। नहीं मिला है तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट पेपर में सीख लेना। और फिलहाल टेस्ट तो आपने आपको कर ही लिया होगा कि कितना आपको आता है, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट पेपर का वेट करिए और इसको सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।